हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन समझे थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सैटेलाइट यानी उपग्रह पर किस तरीके से कार्य करता है जब वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा होता है, यानी वो उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको इस आंसर, जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको जस्टिफाई भी करना है। तो अगर हम वर्क की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि वर्क कब हुआ होता है या फिर कार्य कब हुआ है। हम कब कहते हैं, जब एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी, किसी भी वस्तु पे अप्लाई किया जाता है यानी बल लगाया जाता है। दूसरा, उस बल के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है यानी विस्थापन होता है। तो जो आपका फोर्स है, ठीक है, आपका फोर्स है, किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया तो बल लगाया आपने, जिस कारण विस्थापन हुआ। तो ये दो कंडीशन जो है वो आपके किसी भी कार्य को करने के लिए जरूरी होती है। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर फोर्स की, यानी ऐसा फोर्स, ऐसा बल जो लंबवत लगता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट दूसरी साइड होता है तो आप जानते हैं क्या होता है, आपका जो वर्क डन है वो जीरो हो जाता है यानी शून्य हो जाता है। तो इसी तरीके से जब भी सैटेलाइट, जो आपकी सैटेलाइट होती है, इसी तरीके से जो आपकी सैटेलाइट होती है वो आपकी क्या हो रही है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, क्या कर रही है, पृथ्वी के चारों तरफ रोटेट कर रही है। ठीक है, रेवोल्यूशन हो रहा है उसका, और वो क्या कर रही है, घूम रही है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, उसकी परिक्रमा कर रही है। तो अगर हम देखें तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी विस्थापन इसका इस दिशा में हो रहा है। लेकिन अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो वो परपेंडिकुलर होता है आपके पृथ्वी की तरफ, यानी इस तरीके से लंबवत होता है। यानी अगर हम इस केस की बात करें तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है या ग्रेविटी है वो इस दिशा में इस तरीके से लग रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका इस दिशा में हो रहा है, यानी विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। तो हम ये देख सकते हैं इन दोनों के बीच में, यानी जो आपका फोर्स है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। तो फोर्स आपका होगा, जो फोर्स इसमें अप्लाई होगा, या आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें कार्य किया जाएगा, यानी वर्क जो है वो आपका एफ डी एस कॉस थीटा होगा। तो आपका जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। और आप जानते हैं कॉस 90 आपका क्या होता है, जीरो होता है। यानी जो आपका वर्क डन होगा इस केस में वो आपका जीरो यानी शून्य हो जाए। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें इस सैटेलाइट की, क्योंकि दोनों जो फोर्स और जो आपका डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है और जो आपका फोर्स है, विस्थापन है और जो बल है, दोनों परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है एक दूसरे के। तो यहाँ पे आपका थीटा आपका 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, जिस कारण आपका कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। यानी अगर हम बात करते हैं सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका जो वर्क है, यानी उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो शून्य होता है यानी जीरो होता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी आपकी इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी जो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे,
वर्क इज कंप्लीटेड व्हेनेवर द गिवन टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यानी कार्य तब पूरा होता है, या ये कहा जाता है कि कार्य तब होता है जब दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। पहली है फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, यानी जो आपकी बॉडी है, जो आपका वस्तु है, उस पे बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। दूसरा, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स इन और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी और एक डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी विस्थापन होता है। और विस्थापन किस दिशा में होता है? या तो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में बल लगाया गया है उस दिशा में होगा, या फिर उसकी ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा में हो। ठीक है, यानी दो कंडीशन बहुत जरूरी है इसके लिए। पहली है कि फोर्स लगना चाहिए, यानी बल लगना चाहिए। दूसरा आपका विस्थापन है, यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is perpendicular to the displacement, then the work done is zero. यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे एक दूसरे के, यानी क्या होंगे? 90 डिग्री में होंगे दोनों, तो जो वर्क होगा, कार्य होगा, वो आपका जीरो होगा, यानी शून्य होगा। When a satellite moves around the earth, then force of gravity on the satellite is perpendicular to its displacement. यानी कि जब सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगी, परिक्रमा करेगी, तो जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा किसके? आपके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के। किसके? डिस्प्लेसमेंट के, यानी विस्थापन के। Therefore, the work done on the satellite by the earth is zero. यानी इस कारण जो आपका सैटेलाइट पे कार्य किया गया है, इसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, वो आपका जीरो होगा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपका ये है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी अगर किसी भी बॉडी में, किसी भी वस्तु में अगर फोर्स यानी बल नहीं लगाया गया है तब भी डिस्प्लेसमेंट होगा। थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर, यानी आपको उसके बारे में सोचना है और इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की एब्सेंस में हो सकता है, फोर्स के एब्सेंस में होता है, पर ये कब होता है? जब आपका जो फोर्स है, ठीक है, जो आपका फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट को, वो एक्सेलरेट कर। Yes, there can be displacement of an object in the absence of any force. If a single force acts on an object, the object accelerates. If an object accelerates, a force is acting on. यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो बगैर फोर्स के भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई आप सिंगल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हो तो आपकी जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो एक्सेलरेट करता है। और जब ये ऑब्जेक्ट या वस्तु एक्सेलरेट करती है, यानी ये त्वरित होती है, तो यानी इस पे फोर्स लगा। अगर हम ये बात करें कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यानी आपके समान वेग से चल रही है। एज्यूम एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। तो क्या होगा? जो आपका फोर्स है, जो उस पर फोर्स लग रहा है, वो क्या हो जाएगा? जीरो, यानी शून्य हो जाएगा। बट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आपका मोशन में, क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में है, कांस्टेंट मोशन में है, यानी एक्स्ट्रा फोर्स तो लग नहीं रहा है, लेकिन तभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर देयर कैन बी अ डिस्प्लेसमेंट विदाउट अ फोर्स। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बगैर फोर्स के आप किसी भी बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 minutes एंड गेट टायर्ड।
हैज ही डन सम वर्क और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर। यानी एक आदमी है, उसने एक पराली का जो बंडल है, ठीक है, जो आपका पूली होती है, जो आपकी पराली का क्या है, बंडल है, पूली जिसे बोलते हैं, उसको अपने सर पे 30 मिनट तक रखा है और वो थक गया है। तो आपको ये बताना है क्या कोई कार्य हुआ है, आपको इसे जस्टिफाई करना है कि अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। अगर हम बात करें इस व्यक्ति की, क्योंकि ये एक जगह खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति क्या है, एक जगह खड़ा है, एक जो आपकी पराली का जो बोझा है उसे लेके, तो फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी वर्क की, किसी भी कार्य के होने की, तो उसके लिए आपकी दो चीजें जो हैं, दो जो है कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए। पहला आपका बल लगना चाहिए, यानी फोर्स अप्लाई होना चाहिए। दूसरा आपका जो है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होना चाहिए। इस केस में जब इस व्यक्ति ने अपने सर पे जो है भार को रखा है, तो उस पे बल तो लग रहा है, लेकिन वो एक जगह खड़ा है और उस बल की वजह से किसी भी तरीके का विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो यानी कि इस केस में क्या है, भले ही वो व्यक्ति थक गया है, लेकिन उसके द्वारा किसी भी तरीके का कार्य नहीं किया गया। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आप इस तरीके से लिखेंगे, वर्क इज completed whenever the given two condition are satisfied। पहली, a force act on the body। दूसरी, there's a displacement of the body applying force in or opposite to the direction of force। यानी दो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। पहली ये है कि एक फोर्स यानी बल लगना चाहिए, दूसरा विस्थापन होना चाहिए, और वो विस्थापन जो है या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा या फोर्स की डायरेक्शन में होगा, यानी बल की दिशा में होगा। When an individual holds a bundle of hay over his head, there is no displacement in the hay bundle। जब कोई व्यक्ति सर पे जो है बोझा रखता है, पराली का जो बोझा है, ठीक है, वो रखता है, तो उस पे आप देख सकते हैं कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। Although the force of gravity is acting on the bundle, जबकि जो आपका बंडल है, हे का बंडल है, उस पे ग्रेविटी लग रही है, गुरुत्वाकर्षण बल उस पे लग रहा है। The person isn't applying any force on it, यानी जो ये व्यक्ति है वो उस पे कोई भी किसी भी तरीके का फोर्स यानी बल नहीं लगा रहा है। Therefore, in the absence of force, work done by the person on the bundle is zero। यानी जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है व्यक्ति के द्वारा, किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो जो वर्क डन है इस व्यक्ति के द्वारा वो इस केस में जीरो यानी शून्य हो। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वो आपका ये है, an electric heater is rated 1500 watt, how much energy does it use in 10 hours। यानी आपको ये कहा गया है कि जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, इसमें 1500 वॉट रेटिंग आती है। आपको ये बताना है कि इसने कितनी एनर्जी का यूज किया है 10 घंटे में। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक हीटर की रेटिंग दी गई है, ठीक, इलेक्ट्रिक हीटर की आपको रेटिंग दी गई है जो कि वॉट में है, यानी जो आपको पावर दिया गया, जिसे हम शक्ति कहते हैं, पावर जो होता है, ये आपको 1500 वॉट दिया गया है। टाइम जो है आपका, यानी जो समय है, वो 10 घंटे दिए, ठीक है, ये आपको दिया गया है। और आप ये जानते हैं कि जो एक यूनिट होती है वो किलोवाट आवर में होती है। अगर हम पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं इसको हम डिवाइड कर देंगे,
ठीक है, 1000 से, 1000 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1.5 किलोवाट आ जाएगी और टाइम आपका 10 घंटे है, 10 आवर है। अब हमें क्या बताना है, कितनी एनर्जी यूज की गई है 10 घंटे। तो जब हम इसकी पावर निकालेंगे तो हम हमेशा जो एनर्जी यूज निकालते हैं इस केस में वो हमेशा हम किलोवाट आवर में निकालते हैं, यानी इसमें आपके पास आ जाएगा पावर यानी शक्ति इनटू आपका जो समय है यानी टाइम, यानी 1.5 इंटू 10, या हम ये कह सकते हैं 15 किलोवाट आवर। ये आपका इसका आंसर आ गया। यानी इतनी एनर्जी जो आपका ये इलेक्ट्रिक हीटर है वो 10 घंटे में यूज करेगा, इतनी ऊर्जा वो यूज करे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका ये है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? यानी ये कहा गया है कि एक वस्तु है जिसका मास स्मॉल है में, यानी जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, ये मूव कर रहा है। और किस में मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, यानी समान वेग में मूव कर, जिसे हमने स्मॉल v लिया है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी इस वस्तु पे कितना कार्य किया जाना चाहिए ताकि ये वस्तु विराम अवस्था में आ जाए। ठीक है, ताकि ये वस्तु आपकी रेस्ट की पोजीशन यानी विराम अवस्था में आ जाए। यानी एक बॉडी है जिसका द्रव्यमान दिया गया है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसको आपको विराम अवस्था में लाना है। तो आप क्या करेंगे ये आपसे कहा गया है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि एक वेलोसिटी से जा रहा है, वेग से जा रहा है, तो इस केस में इस वस्तु के पास आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। और जो आपका गतिज ऊर्जा होता है यानी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस गति से ये, इस ऊर्जा से ये चल रही है, तो इसको रोकने के लिए इतने ही ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी यानी ऊर्जा लगानी होगी। यानी इसको रोकने के लिए जितनी ऊर्जा लगानी होगी वो आपकी होगी -1/2 mv²। तो यानी इतना क्या होगा, आपका कार्य करना पड़ेगा, इतना वर्क आपको करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, इसको रोकने के लिए या इसको विराम अवस्था में या रेस्ट की पोजीशन में लाने। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with a velocity v is given by the expression ke बराबर हाफ mv²। यानी किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी हाफ mv² होती है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट रेस्ट, यानी इस वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए इट्स वेलोसिटी हैज टू बी रिड्यूस्ड टू 0। इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है, उसको 0 में या 0 तक लाना पड़ेगा। एंड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दैट, और इसको पूरा करने के लिए द काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी ड्रेन ऑफ एंड सेंड समवेयर एल्स। तो इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि वेग की वजह से, उसे निकाल के कहीं और आपको हटानी पड़ेगी, यानी इस ऑब्जेक्ट से उसे आपको हटाना पड़ेगा। An external force has to absorb energy from the object। एक ऐसा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा जो कि इस एनर्जी को
एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले, यानी इस एनर्जी को खत्म कर दे। दैट इज डू नेगेटिव वर्क ऑन इट, यानी एक नेगेटिव वर्क यानी ऋणात्मक कार्य करना पड़ेगा, जो कि बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के, यानी -12mv²। आपको कार्य करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ये आपकी जो बॉडी है इसमें जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ताकि आपकी जो ये बॉडी है, ये वस्तु है, वो आपकी विराम अवस्था यानी रेस्ट की पोजीशन में आ जाए। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी आपको वर्क बताना है, कार्य कितना किया जाएगा अगर किसी बॉडी, कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है जिसका आपको क्या दिया गया है, मास दिया गया है जो कि 1500 kg है, और वो आपकी 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो आपको बताना है कि इसको रोकने के लिए कितना कार्य किया जाना चाहिए। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। तो आपको ये दिया गया है कि जो आपकी वस्तु है उसका मास, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है, 1500 किलोग्राम। वेलोसिटी दी गई है आपको, वेग आपको दिया गया है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मास है ऑब्जेक्ट का, हमारे पास वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड। अब हम निकालेंगे कि कितना कार्य किया जाएगा इसको रोकने में। तो बेसिकली ये जो बॉडी है इस पे क्या है, आपका वेग है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, आपका वेग है, वेलोसिटी है। तो यानी जो ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, इसके पास कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इस केस में इस वस्तु के पास जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जो इसकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, यानी जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, ये आपके हाफ mv² होता है इसका फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यूज को, हाफ m की वैल्यू, m कितना है आपका 1500 किलोग्राम, v की वैल्यू आपकी 50/3। तो इतना जो है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इतनी इसके पास गतिज ऊर्जा है। अगर हम बात करें कि हमें कितना कार्य करना पड़ेगा इस बॉडी को रोकने के लिए, तो जो आपका कार्य है, वर्क डन टू स्टॉप द बॉडी
यानी जो आपकी ये वस्तु है, इस वस्तु को रोकने के लिए आप जो कार्य करेंगे वो आप कितना करेंगे, -208,333.33 जूल, यानी इतना आपको कार्य करना पड़ेगा इस बॉडी को रोकने के लिए, जो कि आपका जो आपकी इसकी गतिज ऊर्जा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी नेगेटिव होगी। तो जो ये आपका कार्य होगा ये क्या करेगा, इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी अवशोषित कर लेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to east, shown by the longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. यानी आपको एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु दी गई है जिसका मास स्मॉल m है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, और जो बल इस पे लग रहा है यानी फोर्स जो है वो आपका F। अब ये कहा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, यानी विस्थापन की जो दिशा है वो आपकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ठीक है, जो कि आपकी बड़ी जो एरो है उससे शो किया गया है। अब आपको बताना है कि किस केस में, ठीक है, जो वर्क डन है फोर्स के द्वारा वो आपका नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो। तो सबसे पहले हम पहला केस ले लेते हैं। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका कार्य कब होता है, जब एक फोर्स अप्लाई होता है यानी एक बल लगता है, और दूसरा आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की दिशा यानी बल की दिशा में भी हो सकता है, बल की विपरीत दिशा में भी हो सकता है, ठीक। तो अगर हम पहले केस की बात करें, जो आपका फर्स्ट केस है, इसमें फोर्स आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ लगा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच के एंगल की बात करें तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, यानी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है परपेंडिकुलर। और जो हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है वो आपका F डॉट जो है वर्क बराबर F डॉट ds होता है, या आप कह सकते हैं F ds cos थीटा होता है। तो जब इन दोनों एंगल यानी इन दोनों जो आपके पास फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका बल है और विस्थापन है, दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है, जो कि 90 डिग्री है पहले केस में, तो आप जानते हैं cos 90 जीरो होता है। तो फर्स्ट केस में जो आपका वर्क होगा वो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, यानी जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या है आपकी 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और cos 90 हमारा क्या होता है, जीरो होता है। इस कारण पहले केस में हमारा जो वर्क होगा वो आपका जीरो यानी शून्य हो। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। हमारा जो सेकंड केस है इसमें आप देख सकते हैं कि फोर्स यानी बल इस दिशा में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की ही दिशा में यानी बल की ही दिशा में हो रहा, यानी कि दोनों के बीच में आपका एंगल जीरो है। क्या है एंगल, थीटा इस केस में आपका 0 डिग्री है। और हम ये जानते हैं कि जो आपका cos 0 होता है, जो आपका cos जो है 0, अगर हम यहाँ पे 0 रख दें थीटा की जगह तो आपके पास F ds cos 0 आ जाएगा, और cos 0 आपका 1 होता है। इस कारण आपका जो वर्क आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, F ds, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो आपका कार्य होगा या वर्क होगा वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। फर्स्ट केस में वर्क 0 आया,
सेकंड केस में पॉजिटिव वर्क आया। अब हम थर्ड केस की बात करें। हमने फोर्स लगाया इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों अलग अलग दिशा में हो रहे हैं और इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो आपका 180 डिग्री का है। कितने का है? 180 डिग्री का थीटा है। यानी आप जानते हैं cos 180 डिग्री आपका -1 होता है। यानी जो आपका वर्क होगा इस केस में cos 180 डिग्री -1 हुआ तो आपका वर्क हो गया आपका -FDS, क्योंकि थीटा जो है वो 180 है और cos थीटा आपका -1 हो। तो आपका जो थर्ड केस है, जो आपका ये थर्ड केस है, इसमें जो वर्क हुआ है वो आपका नेगेटिव वर्क हुआ है। पहले केस में आपका वर्क कैसा हुआ है? 0, सेकेंड केस में पॉजिटिव, थर्ड केस में नेगेटिव। तो इस तरीके से इन तीनों केसेस में कार्य हुआ है। अब हम बात करते हैं आंसर की। तो जब आप आंसर लिखेंगे आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। केस 1, in this case the direction of force functioning on the block is perpendicular to the displacement। यानी जो ब्लॉक है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस पे जो फोर्स लगाया गया है, बल लगाया गया है, वो परपेंडिकुलर है किसके? आपके विस्थापन की। Therefore work done by force on the block will be 0। इसलिए इस ब्लॉक में, इस वस्तु पे जो कार्य किया गया है, क्या किया गया है? कार्य किया गया है वो आपका 0 यानी 0 होगा। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। तो केस सेकंड, in this case the direction of force functioning on the block is in the direction of displacement। यानी सेकंड केस में क्या हो रहा है? जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है, जिस दिशा में बल लग रहा है, उसी दिशा में आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Therefore work done by force on the block will be positive। इस कारण जो आपका ब्लॉक है, जो वस्तु है, उस पे जो कार्य किया गया है वो धनात्मक या पॉजिटिव कार्य हुआ है। अब जो आपका थर्ड केस है, इसमें in this case the direction of force functioning on the block is contrary to the direction of displacement। यानी थर्ड केस में जो आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है, बल है, वो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की विपरीत दिशा में लगा है। इसलिए इस केस में therefore work done by the force on the block will be negative। यानी इस केस में जो आपका ब्लॉक है, वस्तु है, उस पे जो कार्य किया गया है वो नेगेटिव यानी आपका ऋणात्मक कार्य हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। यानी आपको बताना है कि कितनी एनर्जी 4 यंत्र हैं, ठीक है, उपकरण है आपके पास, वो यूज करते हैं 10 घंटे में, अगर हर एक की जो पावर है, शक्ति आपकी 500 वॉट। तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर देंगे। तो पहले आपको पावर दिया गया है, पावर यानी शक्ति जिसे आप कहते हैं। जो कि 500 वॉट दी गई है। टाइम यानी समय जो है, ये 10 घंटे यानी 10 आवर्स दिया गया है, ठीक है। और आपके नंबर ऑफ अप्लायंसेस कितने हैं? ये नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है, यानी जो आपके उपकरण हैं, उनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो सबसे पहले हम पावर को किलोवाट आवर में, किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये 500 वॉट है, इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपके पास, आप इसे 1000 से 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 किलोवाट
पावर की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक डिवाइस यानी जो आपके पास एक यंत्र है इसके द्वारा जो एनर्जी है, कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा इसने यूज की है उसकी हम बात करते हैं। तो जो एनर्जी है यानी जो आपकी ऊर्जा है, ठीक है, किसके लिए, आपके एक डिवाइस के लिए जो ऊर्जा है वो आपकी कैसी आएगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पावर इनटू टाइम, यानी 0.5 इंटू 10, या आप ये कह सकते हैं 5 किलो वॉट आवर, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिवाइस की, किसकी, वन डिवाइस जो है, एक डिवाइस जो है उसके लिए आपके पास ऊर्जा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपकी ऊर्जा की वैल्यू आई है एक डिवाइस के लिए। अब हम 4 डिवाइसेस की बात करें तो आप इसको 4 से इंटू कर देंगे, तो जो आप 4 डिवाइसेस हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो इसे आप इंटू कर देंगे, आपकी जो एनर्जी आई है 5 किलोवाट आवर। तो ये आपकी 4 जो उपकरण हैं उनके द्वारा जो ऊर्जा है वो यूज की गई है उसकी वैल्यू आपकी ये आ गई है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज हमने वर्क एंड एनर्जी जो आपका चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जितने हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको इन क्वेश्चन को घर में जाके रिवाइज करना है और जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे की जो आपके जो नए क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।